Hello, my name is Sujit Sen, and here I am to present my presentation on Swami Vivekananda and yoga. These two names are very correlated to each other, so let me show you how. Swami Vivekananda was a yogi of very great talent. बचपन से ही उनका रुझान फिलॉसफी योगिक साइंसेस की तरफ बहुत ज़्यादा था और काफ़ी शांत स्वभाव के तो थे ही और नटखट भी हुआ करते थे। स्वामी जी ने हमें और वेस्टर्न वर्ल्ड को ब्रदरहुड और यूनिवर्सलिज्म सिखाया। यूनिवर्सलिज्म एक थियोलॉजी का एक अभिन्न अंग है और एक प्रिंसिपल है जो कि वाइड रेंज ऑफ फिलॉसफीज जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होनी चाहिए और उनको हमें अडाप्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। So the childhood traits of Swamiji. Sometimes he was quite like nothing like means nothing, like शून्य, and on the other he was like naughty and mischievous. तो उनकी माँ बोलती है कि मैंने शिवा को बोला कि मुझे एक बेटा देना और उन्होंने मुझे अपना एक गण दे के भेज दिया है। सो कुछ इस तरीके से उनके चाइल्ड को डिफाइन किया जाता है। नरेंद्र बचपन से शेप ले रहे थे, शेप उनमें शुरू हो गया था आना। वो ढल रहे थे एक चीज़ में, वो एक पात्र बन रहे थे, एक पात्र बन रहे थे, एक किसी आध्यात्म या फिर किसी हायर कॉन्शियसनेस को रिसीव करने के लिए वो एक प्रॉपर वेसल में तैयार हो गए थे। अपने इस जर्नी में उन्होंने वाइड रेंजेस ऑफ फिलॉसफीज, गीता, वेदांत कुछ नहीं छोड़ा। पढ़ने को जितनी चीज़ें थी स्वामी जी ने पढ़ी। एक अच्छी चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उन्होंने काफ़ी अर्ली एज में क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया था और कन्वर्ट हो गए थे। काफ़ी कम लोगों को ये चीज़ पता है। फिर उन्होंने वापस हिंदुइज्म में रिकन्वर्शन कर लिया और ब्रह्म समाज का उन पर काफ़ी प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंस था। तो उनके आइडियोलॉजीज़ की तरफ काफ़ी अपना रुझान रखते थे। सो गुरु अपीयर्स व्हेन द स्टूडेंट इज फिट। गुरु प्रकट हो जाते हैं जब स्टूडेंट जो है या फिर जो पात्र जो है वो उस चीज़ को इंकलकेट करने के लिए एक सही आकार में ढल जाता है। सो 1881 में नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिले। एक छोटा सा एक कन्वर्सेशन था, जहाँ लेक्चर दे रहे थे रामकृष्ण जी, और वहाँ पे फॉर्चुनेटली स्वामी विवेकानंद चले गए थे अपने दोस्त के रिकमेंडेशन पे, और उन्होंने स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण जी ने कहा कि आप उठो और थोड़ा गाना सुनाओ। तो स्वामी जी उठे और गाना सुनाए और एक काफ़ी मधुर भजन था और उनकी आवाज़ भी बहुत मधुर थी, क्योंकि उनको फाइन आर्ट्स का बहुत ही अच्छा नॉलेज था, प्लस म्यूज़िक का बहुत अच्छा नॉलेज था और मेमोरी तो उनकी खैर सब जानते हैं कि काफ़ी शार्प थी। तो उन्होंने बहुत अच्छा गाना सुनाया। फिर रामकृष्ण जी ने उनको कहा कि अच्छा तुम दक्षिणेश्वर मिलने को आओ, मुझसे दक्षिणेश्वर मिलने को आओ। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को माना जाता है कि ये रैंडम पिक नहीं था क्राउड में से कि तुम उठो और गाना सुना। एक क्राउड में से किसी को चुन के रामकृष्ण ने बोला कि कुछ एक्टिविटी करके दिखाओ। सो रामकृष्ण इस चीज़ को रियलाइज़ करते थे कि नरेंद्र में वो पोटेंशियल है, वो यौगिक जो पावर है उसमें वो पोटेंशियल है। और फिर धीरे धीरे नरेंद्र दक्षिणेश्वर के रेगुलर विजिटर हो गए और ये उनका टर्निंग पॉइंट था। एक योगा में ये उनका टर्निंग पॉइंट। कृष्ण परमहंस एक ऐसे इंसान थे जिनको कोई नॉर्मल आदमी अगर देख ले अभी अपने आसपास तो बोलेगा कि ये तो मतलब दिमागी तौर पे ठीक नहीं। रात के 2 बजे उठ के किसी पेड़ को पकड़ के कोई आदमी मामा चिल्लाता है तो उसको क्या परसीव किया जाएगा। और मूर्ति पूजन में उनका काफ़ी रुझान था।
और जहाँ तक वेस्टर्न फिलॉसफी और ब्रह्मो समाज की फिलॉसफी को स्वामी जी काफ़ी इंकलकेट कर चुके थे, तो स्वामी जी आइडल वर्शिपिंग को उतना बेहतर तरीका नहीं मानते थे स्पिरिचुअल लीडिंग के लिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट था उन दोनों के बीच। कॉन्फ्लिक्ट केवल स्वामी विवेकानंद के अंदर ही था। रामकृष्ण परमहंस तो एक जानकार व्यक्ति थे, वो एक ज्ञानी थे, एक बुद्ध थे, तो उनको सारा जो था चित्र उनके सामने था, लेकिन स्वामी विवेकानंद अभी पहुंच रहे थे। तो कॉन्फ्लिक्ट उनके दिमाग में था कि आइडियल वर्शिप कैसे उस डिविनिटी को अप्रोच कर सकता है, वो तो एक आकार में सीमित होकर रह जाता है। तो उसके बावजूद भी रामकृष्ण का जो एक ऑरा था, उनको नरेंद्र को खींचता था अपनी तरफ, और नरेंद्र उसको बहुत ही सुखद तरीके से उसमें उसको एंजॉय करते थे, उसमें रहते थे, उनके संगत में रहना शुरू कर दिया, है ना, कि साधु की संगत में रहना शुरू कर दिए। तो अब तो प्रगति पे प्रगति। आफ्टर रामकृष्ण 1886 में, लेट 1886 में उनका निधन हो गया। एक गार्डन हाउस करके एक जगह था कॉरिस्पोर्ट में, वहाँ पे उनको रखा गया था क्योंकि रामकृष्ण जी को थ्रोट कैंसर हो गया था। और रामकृष्ण जी ने अपने डेथ बेड पे विवेकानंद को बुलाया, बोला कि बताओ कि तुम्हारा जीवन में गोल क्या है। विवेकानंद बोलते हैं कि महासमाधि पाना है। तो रामकृष्ण चिल्ला दिए, महासमाधि पाना है, ये कोई गोल है? ये तो मतलब एक बहुत ही सेल्फिश अप्रोच है तुम्हारा। तो रामकृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि सर्व करो, ह्यूमैनिटी को सर्व करो, और यही तुम्हारा गोल होना चाहिए, और सर्व सेल्फलेसली, है ना। उसके बाद विवेकानंद ने सारी जो उनके गुरु ने जो ज्ञान और जो भी डांट फटकार जो भी उनके लिए छोड़ा था, उन सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके वो 5 साल की पद यात्रा पे भारत भ्रमण पे निकल गए। उन्होंने पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट घूमा, रेल से घूमा, पैदल घूमा, टमटम पे घूमा, जैसे भी घूमा, और काफ़ी लोगों को यूनाइट किया। फिर उसके बाद स्वामी जी जब भरपूर यूनिटी और एक स्पिरिट, भारत के स्पिरिट को एक अम्ब्रेला में जब वो समा लेते हैं, तो वो दक्षिण की तरफ देखते हैं। दक्षिण की तरफ उनका जो पहला पद होता है वो जापान से होके, चाइना से होके वो शिकागो पहुँचते हैं। और फिर वहाँ पे जो गंगा का जो इनरिचमेंट है, जहाँ जहाँ गंगा बहती है तो अपने आसपास की मिट्टी को इनरिच करते हुए जाती है। तो वैसे ही स्वामी जी जहाँ जहाँ से निकल रहे थे, अपने आसपास की चीज़ों को इनरिच कर रहे थे, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहे थे। तो इसी तरीके से वो अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने फिलॉसफीज़ को, अपने मेथड्स को शेयर करते हुए शिकागो तक पहुँचे। योगी इन ट्रू सेंस, स्थित प्रज्ञा एक टर्म है, गीता में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। अ पर्सन ऑफ स्टडी विजडम, द वन हु हैज़ एक्सपीरियंस्ड ट्रुथ फ्रॉम विदिन। स्थिति प्रज्ञा, स्थिति प्रज्ञा मतलब जो भी स्थिति है, उसमें जो एक गुणवान व्यक्ति होता है वो अपना संयम नहीं होता है। वो सागर के उदाहरण से इस चीज़ को बताया गया है कि सारी नदियाँ जाके सागर में मिल जाती हैं, लेकिन सागर एक बहुत बड़े भूभाग का स्वामी है, काफ़ी जल है उसमें, लेकिन अपनी मर्यादा को नहीं भूलता। उन्होंने 1893 में रिलीजियन पार्लियामेंट को अटेंड किया, एंड उन्होंने टेस्ट दिया, राजयोगा का एक टेस्ट दिया, वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न फिलॉसफीज, उनकी आइडियोलॉजीज़ को, उनके ईगो पे एक तरीके का हथौड़ा था, और उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया। उन्होंने बताया इस तरीके से
सेल्फ को हायर सेल्फ में तब्दील किया जा सकता है और किस तरीके से अपने मटेरियलिस्टिक अप्रोचेस को छोड़ के हम काफ़ी सेल्फलेस डिवाइन तरीके से हम सर्व कर सकते हैं और वो भी एक एज अ बर्डन नहीं, एज अ बर्डन, एज अ काइंड ऑफ ए लव, है ना। तो लाइक ही अटेंडेड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एज the representative of the oldest living civilization and the legacy of the great saints and their teachings. He displayed the amount of power of yoga has by addressing the entire world as his family. Like वसुदेव कुटुंबकम, उन्होंने जो संबोधन किया, संबोधन में ये कहा कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, उन लोगों ने पहली बार किसी के मुंह से सुना कि कोई आके हमें इतना करीब कर रहा है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह रहा है ना। तो वेस्टर्न जो थॉट था और जो थिंक टैंक का इसे हिल चुका था कि ये जो प्यार वहाँ से लेके आया है, जो फिलॉसफी लेके आया है, उसके साथ में हम काफ़ी छोटे महसूस कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी ने योगा को वेस्ट में पॉपुलराइज किया। डेफिनेटली ड्यूरिंग स्वामी जी's journey to America, and whole of the West was amazingly watching him, and no one would have believed before that a human could achieve such a level of love and dignity and higher level of proficiency in every aspect of life. Practice what he preached. ये बहुत ही कम लोग करते हैं कि आप उसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस चीज़ के बारे में आप सिखा रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद इसकी बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। उन्होंने राजयोग का थॉरली थ्रू आउट द वर्ल्ड लोगों को सिखाया। स्वामी विवेकानंद प्लीज टू प्रैक्टिस राजयोग थ्रू आउट हिज लाइफ। राजयोग इज कंसिडर्ड एज द एपिटोम ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। ये एपिटोम मतलब एक पिनिकल है योगिक प्रैक्टिसेस का। It was introduced and elaborated by Maharishi Patanjali in his compilation of Yoga Sutra, जो काफ़ी 3000 साल पहले लिखी गई थी, और उसको फिर स्वामी जी ने अपने कमेंट्री से और अपने बिहेवियर से उसको फिर से एक रीजनरेट किया उस फिलॉसफी को। स्वामी जी described that yoga is not just mere philosophy like any other philosophy, rather it is a tool, a very sophisticated science which understands the nature of the human body to its subtlest. He later commented and described Raja Yoga in his work, and he has written a very beautiful book named Raja Yoga. Dissolved in oneness, Swamiji attains Mahamati on the 4th of July 1902 on Belur Math. After a 3 hour of meditation, he went on lecturing on Upanishad to his disciples, and then on 7 o'clock he went in his room, and around 9:20 to 9:50 he attained Mahasamadhi. So Swami Vivekananda defined the true spirit of a heritage land Bharat, its vast knowledge and inquisitiveness to know the self. Actually, inquisitiveness to know the self is a very core Eastern philosophy. Yoga transformed a little boy named Narendra to Swami Vivekananda, who stands taller than anyone by the grace and the guidance of a Guru, and having faith in the process, one can achieve fulfillment. The greatest religion is to be true to your own nature, have faith in yourself. Quoted by Swami Vivekananda. Thank you. Excellent.